हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप सी टेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। क्योंकि सी टेट में 150 का प्रश्न का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, और जिनमें 60 प्रश्न जो होते हैं वह एसएसटी से होते हैं, यानी सोशल साइंस एंड टीचिंग से होते हैं। उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। यानी कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या इससे पहले सीटेट दे चुके हैं और आप दुर्भाग्यपूर्ण आपका नहीं निकला है, तब आप इस चैनल पर बने रहिए। और इस चैनल के माध्यम से हम पूरे 150 नंबर की तैयारी कराएंगे, जिसमें आपके 90 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। मेरा सीटेट 2 बार मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया है, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बस मेरे वीडियो को रोज़ाना देखते रहें। पहला प्रश्न है हमारा, और अगर मेरे पढ़ाने में आपको कोई सजेशन देना है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि कित्तूर की ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चिन्नम्मा ने किया था। हम आपको बता दें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कित्तूर कहाँ है, तो मौजूदा समय में या वर्तमान में या कर्नाटक में है। ठीक है, एक प्रश्न ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा ये कि रानी चिन्नम्मा जो थी, उनको 1824 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1829-30 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आई होप कि आपको वीडियो का ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि मुगल वास्तुकला मिश्रण है किसका है? तो यह फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। एसएसटी के जो 60 प्रश्न आते हैं, जो सोशल साइंस एंड टीचिंग से होते हैं, जिसमें हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है, और टीचिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये प्रश्नों को ये जो प्रश्न होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वास्तुकला, जो इस प्रश्न को थोड़ा हम डिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे कि अगर ये प्रश्न ना पूछकर एग्जामिनर कोई दूसरा प्रश्न पूछता है तब उसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न है कि मुगल वास्तुकला मिश्रण है किसका? फारसी व भारतीय शैलियों का है। मुगल काल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी, कब हुई थी? 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिससे कि लोदी वंश का खात्मा हो गया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। मुगल वंश जिसका संस्थापक बाबर माना जाता है, और मुगल काल का जो पीरियड माना जाता है वो 1226 से 1857 तक माना जाता है। इसके बारे में बाकी चर्चा हम करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर दूसरा सत्य है कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूप होते हैं। 8 रूप होते हैं। 8 जो मेन रूप होते हैं वो होते हैं, कुछ रूप के बारे में हम बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 होता है कथक होता है, ठीक है, कथक होता है। नंबर 2 होता है भरतनाट्यम होता है। फिर कथकली होता है, मणिपुरी होता है, उड़ीसी होता है, कुचिपुड़ी होता है, शास्त्रीय होता है, मोहिनी अट्टम होता है जो कि केरल में होता है। इस तरीके के 8 आपके होते हैं, ठीक है। और इस तरीके के बाकी क्वेश्चन को भी हम डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो असहयोग आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। दांडी यात्रा, जिसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दांडी यात्रा का दूसरा क्या नाम है, तो नमक सत्याग्रह, ठीक है, जिसको गांधी जी ने 12 मार्च से दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 से स्टार्ट की थी। कहाँ से की थी? साबरमती से स्टार्ट की थी। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वहाँ से इन्होंने प्रारंभ की थी, और इनके साथ जो साथी थे वह 80 साथी थे। 80 साथियों के साथ इन्होंने 241 मील, यानी मोटा मोटा 390 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी यात्रा पूरी की थी, जिसमें इनको टोटल 24 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे, 24 डेज लगे थे। एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था,
तो अंग्रेज़ों द्वारा जो नमक पर कानून बनाया गया था, नमक कानून जो बनाया गया था, उसके विरोध में डांडी मार्च निकाला गया था। कब से कब तक चला था यह चला था, यह 12 मार्च से निकाला गया था 1930 से। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो अकबर ने बढ़ाया था। इसको थोड़ा हम बहुत बारीकी जान लेते हैं। अकबर, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर, जिसका शासनकाल जो था वो 1556 से 1607 तक रहा, 1605 तक रहा था। शाहजहाँ का शासनकाल हम देख लेते हैं। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से 1658 तक रहा था। ठीक है, कितने तक? 1658 तक रहा था। हुमायूं का शासनकाल 2 पीरियड में रहा था, 1530 से 1540 तक रहा था, और 1556 से 1555 से 1556 तक रहा था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक और है जहांगीर। जहांगीर का भी हम पता कर लेते हैं। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर का जो शासन पीरियड था वो 1605 से 1627 तक रहा था। किस तक रहा था? 1627 तक रहा था। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? किसने की थी? तो गुरु गोविंद जी द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? गुरु गोविंद जी द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी हम नोट डाउन कर लीजिए, 1699 ईस्वी में की थी। अच्छा, 1699 ईस्वी में किस मुगल वंश के शासक का शासन था? तो कौन सा शासक था? तो औरंगजेब का था, क्योंकि उसका शासन पीरियड जो था 1658 से 1707 तक रहा था, इसीलिए उसी के शासन पीरियड की ये बात थी। ठीक है। अच्छा, जो गुरु गोविंद जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कहाँ की थी? तो 1699 में बैसाखी के दिन पूरी की थी। किस दिन? बैसाखी के दिन की थी। और कहाँ की थी? आनंदपुर साहिब में की थी। कहाँ? आनंदपुर साहिब में की थी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के समीप बैठना है? बहुत अहम प्रश्न है। उपनिषद, टोटल जो उपनिषद हैं वह 108 हैं, लेकिन जो प्रमुख उपनिषद हैं वह 11 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस काल में कर प्रथा को विशिष्ट महत्व था? तो महाजनपद काल में था। हड़प्पा, जिसकी स्थापना 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना का प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इबादत दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकबरे को दरगाह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पुनः स्थल है? तो यह भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका। मौर्य शासक और अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग कहाँ है वर्तमान में? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? वर्तमान में उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? वर्ष 2012 AD 2012 भी लिखा जा सकता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस सन को ईसा पूर्व कहा जाता है और किस सन को ईसवी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुरातत्वविदों के अनुसार पुनः काल में उद्योग स्थल थे, क्या थे? तो वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहाँ अग्नि वेदी के प्रमुख प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल। लोथल जो है वह गुजरात में है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि महापाषाण यानी मेगालिथ है क्या है, तो यह एक तरीके का कब्रिस्तान है। अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे, इनमें से एक कर था कितना कर लिया जाता था, 1/6 जो था वह वसूला जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे, तो यह जो वैश्य थे वह इसके समर्थक थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो महावीर और जैन का पहले ये भरोसा था। श्रेणियाँ थीं, क्या थीं? श्रेणियाँ थीं कि व्यापारियों के संगठन को श्रेणियाँ कहा जाता था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके की रोज़ाना वीडियो हम सी-टेट, यूपी-टेट और हर तरीके के टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर आते रहते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके के रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है, जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, उसको मैं रोज़ाना की तरह कल अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।